माई फादर वाज अ टेक्सटाइल इंजीनियर एंड ही वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट ऑल चिल्ड्रन के उनको अच्छी एजुकेशन लेनी है। उनका भी एक अपना बैकग्राउंड है कि वो जब 3rd 4th में थे तो उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और वो इतने सेंसिटिव थे कि उन्होंने 5th ग्रेड से ऑनवर्ड टेक्सटाइल के आखिरी साल तक जो था स्कॉलरशिप लिया। फिर मैंने पब्लिक सर्विस का एग्ज़ाम दिया और फिर मैं कमीशन में सिलेक्टेड हुई एज ए सेक्शन ऑफिसर और फिर मैंने मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स को ज्वाइन किया। हमारे घर का भी यही रवाज है जो आप बात कर रही हैं हमारी सोसाइटी की, कि बेटियों को बस पढ़ाओ टाइम गुजारने के लिए, जैसे अच्छा प्रपोजल आए इनको इनके घरों को भेज दो। मैं ग्रेड 14 में थी, ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीशन में थी, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया बहुत बुरा और मेरी बैड लक कह लें कि मुझे 14 दिन बगैर ट्रीटमेंट के रखा गया। मेरे साथ 40 kg वेट जो था वो हैंग कर दिया गया और जब मुझे पेन होती थी मुझे पेन किलर दे देते थे। दैट वॉज द क्रूशल टाइम ऑफ माई लाइफ कि मेरी टांग के सारे सेल डेड हो गए। आई फेल्ट एट दैट मोमेंट कि मेरे ऊपर बर्डन कुछ ज़्यादा पड़ गया है। अब मुझे लोगों को प्रूफ करना है, एक तो मैं लड़की हूँ और दूसरा मुझे ये प्रूफ करना है कि मुझे अल्लाह ताला ने बहुत सारा एबिलिटीज़ दी हैं और उनको मैंने निकाल के बाहर लाना है। तो मेरे जैसे जो पागल लोग हैं वो कलम पकड़ लेते हैं। फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। फिर मेरी पोइट्री जो थी वहाँ के जो हमारा अदबी रसाला था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का, उसमें मेरी पोइट्री पब्लिश होना शुरू हो गई। मैं जाऊँ कहीं भी, मैं रहूँ कहीं भी, देखो तुम अपना ध्यान रखना, ये तुम्हारे होंठ, ये तुम्हारी पलकें, इन्हें कभी भीगने ना देना, ये तुम्हारे हाथों की पोरें, ये तुम्हारे पाँव की उंगलियाँ। Hello, Sat Sri Akal, Namaste Adab. Dosto, मैं हूँ Sharon Ali and you're watching Honey Walia Shows. In today's episode of Through the Eyes of a Woman, we have with us Humaira Shahzad. Humaira, thank you so much for being on our show. You're welcome. So let's start off with, can you tell us a little bit about yourself? Where were you born? What was your childhood like? जी बिल्कुल, मैं आपके साथ मैं अपनी लैंग्वेज में इसलिए बोलना चाह रही हूँ शरण के बहुत सारी हमारी ऑडियंस है जो इंग्लिश का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो जी बिल्कुल, इफ़ यू अलाउ मी आई विल स्पीक इन इंग्लिश। थैंक यू वेरी मच। मैं जी बेसिकली पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ, लाहौर में पैदा हुई और लाहौर में ही मेरा चाइल्डहुड सारा गुजरा। माई फादर वाज अ टेक्सटाइल इंजीनियर एंड ही वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट ऑल चिल्ड्रन के उनको अच्छी एजुकेशन लेनी है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फादर कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ। मैंने मास्टर्स इकनॉमिक्स किया लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एंड आई एम ओल्ड रावियन, और मैंने पॉलिटिकल साइंसेस में मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। और बहुत मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखती थी, बहुत हम मिडिल क्लास फैमिली थे और ऑनेस्टी और कमिटमेंट हमारी फैमिली का एक मोटिव था जो हमारे फादर ने हमें दिया और उसको लेके चलते हुए मैंने यूनिवर्सिटी की भी टाइम पूरा किया और फिर मैंने पब्लिक सर्विस का एग्ज़ाम दिया और फिर मैं कमीशन में सिलेक्टेड हुई एज ए सेक्शन ऑफिसर और फिर मैंने मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स को ज्वाइन किया एज ए सेक्शन ऑफिसर इस्लामाबाद। तो ये सफ़र ऐसे शुरू हुआ और चलता रहा। Acha. So being a female, your parents never held you back or from anything you want to do? That was very challenging. Yeah, you grab the very valid question according to our societies. पाकिस्तान में एक बेटी को तालीम देना ऐसे ही है जैसे कि आप समझ लें कि किसी शेर के साथ मुकाबला करना। मैं वही शुरू में इसीलिए आपको बात बताई कि मेरे वालिद चूँकि टेक्सटाइल इंजीनियर थे और उनका भी एक अपना बैकग्राउंड है कि वो जब 3rd 4th में थे तो उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और वो इतने सेंसिटिव थे कि उन्होंने 5th ग्रेड से ऑनवर्ड टेक्सटाइल के आखिरी साल तक जो था स्कॉलरशिप लिया और स्कॉलरशिप के साथ उन्होंने पढ़ा। वो इम्पोर्टेंस जानते थे स्टडी की और वो जानते थे कि स्टडी इंसान को पैसे नहीं शऊर देती है। जी। तो कुछ मेरे साथ ज़िंदगी में ऐसे मामलात हुए कि हमारे घर का भी यही रवाज है जो आप बात कर रही हैं हमारी सोसाइटी की, कि बेटियों को बस पढ़ाओ टाइम गुजारने के लिए, जैसे अच्छा प्रपोजल आए इनको इनके घरों को भेज दो। तो हमारे घर में भी ऐसा ही था। हम 3 बहनें हैं और 2 भाई हैं एंड आई वाज द सेकंड वन चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स। तो बड़ी बहन की जो थी वो मेरे ताया के बेटे के साथ उनकी एंगेजमेंट हुई थी। अभी उन्होंने ग्रेड 12 ही कंप्लीट किया था तो मेरे ताया जी ने प्रेशर डाल दिया। सो आई वाज वेरी स्केर्ड ऑफ कि अगर बाजी की शादी 12 ग्रेड के बाद हो गई है तो मेरा तो 14 पूरा होना मुश्किल है। लेकिन आप कुछ चीज़ों को नहीं जानते जो नेचर आपके लिए मैनेज करके रख के बैठी होती है। मैं ग्रेजुएशन में थी, क्वीन मैरी कॉलेज है लाहौर में, दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेज ऑफ लाहौर पंजाब, सेकंड बिग वन, फर्स्ट वन इज़ कनेड कॉलेज एंड देन क्वीन मैरी कॉलेज। तो मैंने ग्रेजुएशन वहाँ से किया।
और आप उसको कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जी। वो मेरे साथ हुआ। कुछ ऐसे हुआ कि मैं ग्रेड 14 में थी, ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीशन में थी, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया बहुत बुरा। अपने फादर के साथ मैं थी, मैं और मेरे फादर मोटर बाइक पर थे। तो कुछ रीज़न ऐसा बना कि बहुत सीवियर एक्सीडेंट हो गया, एंड एट द मोमेंट एट द स्पॉट माय फादर थॉट दैट आई हैड ऑलरेडी बीन गॉन। लेकिन मैं अलाइव थी, तो मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। और आप जानते हैं उन कंट्रीज़ के हॉस्पिटल्स को और उनके ट्रीटमेंट्स को, और मेरी बैड लक कह लें कि मुझे 14 दिन बगैर ट्रीटमेंट के रखा गया। मेरे साथ 40 kg वेट जो था वो हैंग कर दिया गया, और जब मुझे पेन होती थी मुझे पेन किलर दे देते थे। दैट वॉज द क्रूशल टाइम ऑफ माई लाइफ कि मेरी टांग के सारे सेल डेड हो गए, क्योंकि वो डिस्कनेक्टेड थे। तो 14वें दिन फिर चूँकि वालिद साहब एक एजुकेटेड आदमी थे, उनके दोस्त आए तो उन्होंने उनको मशवरा दिया, और फिर मुझे प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया। दैट वाज टू लेट। तो फिर मेरी टांग जो थी वो उन्होंने जोड़ तो दी, लेकिन नाउ आई कैन नॉट वियर नॉर्मल शूज़ और लाइक दैट। तो मुझे, लेकिन मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मैं भागती हूँ, दौड़ती हूँ, ज़िंदगी के सारे काम करती हूँ। एंड आई फेल्ट एट दैट मोमेंट कि मेरे ऊपर बर्डन कुछ ज़्यादा पड़ गया है। अब मुझे लोगों को प्रूफ करना है, एक तो मैं लड़की हूँ, और दूसरा मुझे ये प्रूफ करना है कि मुझे अल्लाह ताला ने बहुत सारा एबिलिटीज़ दी हैं, और उनको मैंने निकाल के बाहर लाना है। एंड आई फेस सो मैनी चैलेंजेस। सबसे बड़ा चैलेंज मेरी मदर का था। मेरी मदर बहुत एलीट क्लास फैमिली से थी, लेकिन वो पढ़ी नहीं थी। मैट्रिक पास किया था, और आज से 70-80 साल पहले का मैट्रिक, आप यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ मैट्रिक, घर में बैठ के पढ़ना। 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। तो इस तरह के चैलेंजेस थे मेरे सामने। मेरी वालदा जो थी मेरे वालिद से बहुत लड़ती थी कि आप इसको कॉलेज क्यों भेजते हैं, आप अच्छा सा प्रपोजल देखें और इसकी शादी करें। लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे वालिद साहब चूँकि ऑलरेडी वो ऑर्फन भी थे और सिचुएशंस में से गुजरे थे, ही वॉज फीलिंग माई फीलिंग्स। तो वो बहुत सेंसिटिव हो गए मेरे बारे में, और उन्होंने कहा, अम्मी ने जो था, ये एक और चैलेंज मैंने जो फेस किया अपने यूथ में, कि अम्मी ने कहा कि आपने अपने भाई को एक बेटी दी है, अब मैं अपने भाई को एक बेटी दूंगी। एंड Sharon, you won't be imagining that situation कि that guy was not getting to my level of thoughts. नैरो माइंडेड टाइप फैमिली थी। लेकिन मैं और मेरे फादर बहुत डिप्रेस थे, क्योंकि अम्मी ने एक थोड़ा सा ऐसा क्राइटेरियन बना दिया। अल्लाह की मदद ये हुई कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं हॉस्पिटल में थी, वो मेरे मामू आए, तो मेरे वालिद साहब ने वहीं उनको रिफ्यूज़ कर दिया कि मेरी बेटी का आप कोई पता नहीं, आप अपने बेटे की शादी जहाँ मर्जी करें। एंड आई वॉज रिलीव्ड। फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब ने कहा कि यू हैव टू गो टू गवर्नमेंट जॉब, यू हैव टू स्टडी अकॉर्डिंगली, तुमने घर नहीं बैठना, तुमने पढ़ना है। उस दौरान एक बहुत अच्छा प्रपोज़ल आया, और बहुत अच्छा प्रपोज़ल, तो वो फिर छोटी बहन का कर दिया। ही इज़ माई बहनोई नाउ। तो वो हम खुश हैं, बहुत अच्छे हमारे वो बहनोई हैं। अल्लाह ताला सबको ऐसे भाई दे, हम उनको भाई की समझते हैं। वो हमारे भाइयों से बढ़ के हैं, इतने अच्छे इंसान हैं। तो उनकी, मेरी छोटी सिस्टर की शादी हो गई, मैं यूनिवर्सिटी में चली गई, मैंने अपने टारगेट सेट कर लिए। और यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जो है, अब यूनिवर्सिटी का उसको स्टेटस मिला है, उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ही कहते थे। मैंने वहाँ से मास्टर्स MSc इकोनॉमिक्स किया, उसमें मेरा एडमिशन हुआ, मैं वहाँ चली गई। और फिर वहीं से चूँकि सेंसिटिविटी भी थी साथ, और थोड़ी सी कंजर्वेशन भी थी घर में, माहौल बड़ा घुटन वाला था, तो पता नहीं कहाँ से शायरी उभरना शुरू हो गई। मैंने शायरी शुरू कर दी। ओके। वो ऐसी था कि मैं अपने फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर हमें करने की इजाज़त नहीं होती उन माशरों में। तो मेरे जैसे जो पागल लोग हैं वो कलम पकड़ लेते हैं। फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। फिर मेरी पोइट्री जो थी, वहाँ के जो हमारा अदबी रसाला था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का, उसमें मेरी पोइट्री पब्लिश होना शुरू हो गई। और फिर मुझे उस पर इनाम मिलना शुरू हो गए। दैट वॉज वेरी, बिकॉज मैं करती नहीं थी, वो आती थी। और मैं करती थी, तो जब मैं पढ़ती थी मैं सोचती थी ये मैंने लिखा है। लेकिन वो आप ये सोचें कि जब आप पढ़ते हैं या आप स्टडी को, अपनी नॉलेज को या बुक्स को अपनी रीडिंग में रखते हैं, और आपको माहौल थोड़ा सा ऐसा मिला होता है कि आप घुटन महसूस करते हैं, तो कुछ ना कुछ क्रिएट ज़रूर होता है। तो ये चीज़ें सारी थी। और मेरा ख्याल है कि आपके सवाल का जवाब मैंने कुछ ज़्यादा लंबा दे दिया। नहीं, बिल्कुल सही है, दैट्स ग्रेट। तो ये इस तरह की बहुत सारी हर्डल्स मेरी जो थी लाइफ में आई। फिर मैंने उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, और फिर मैंने गवर्नमेंट
कॉलेज से टॉप किया। टॉप तो नहीं, लेकिन मैं प्रोमिनेंट थी अपनी यूनिवर्सिटी में जी। और मुझे रोल ऑफ ऑनर्स मिला। ओके। और मैंने एमएससी इकोनॉमिक्स में लिया। फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब ने मुझे लेक्चरशिप में लाना चाहते थे, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ में जॉब करने का रवाज बिल्कुल नहीं है। Okay. ख़ास तौर पे बेटियों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैक्सिमम ये होगा कि वो कहेंगे चलो ठीक है टीचिंग कर लो। टीचिंग में थोड़ा सा वो सेफ फील करते हैं। जी जी। मुझे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ने ऑफ़र किया अपना अकाउंटेंट और इस तरह के अकाउंट्स की साइड पे। एट दैट टाइम दे वर ऑफरिंग मी 20,000 रुपीज़। That was a hell of money. Wow. But I was not allowed by my mother कि आप जाओ और प्राइवेट जॉब करो। That was another challenge for my life. लेकिन मेरे वालिद साहब को मैं आज भी, अल्लाह ताला उनको बहुत खुश रखे, ज़िंदगी दे, उनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। उन्होंने मुझे बहुत मॉरल सपोर्ट किया। लगता है हाँ, बिल्कुल, बहुत मॉरल सपोर्ट किया। मेरी अम्मी बहुत अच्छी थी, इस दुनिया से चली गई हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे जी। लेकिन हमारी दोस्ती अपने वालिद के साथ थी। अम्मी बहुत अच्छी थी हमारी। कहते हैं ना पेरेंट्स में से किसी एक को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए ताकि बच्चे लाइन ऑफ एक्शन ना छोड़े। तो हमारी वालदा सख्त थी और हमारे वालिद साहब जो थे बड़े सॉफ्ट काइंडेड पर्सन थे, सॉफ्ट हार्टेड थे। तो हमारी सारी जो फीलिंग्स थी, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, जो हमारी डिमांड्स होती थी, हमारी आंखें उनको बता देती थी कि हम उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो हमें हम बाहर झाड़ते थे, डांटते थे, लेकिन अंदर से हमारी हर चीज़ को, हमारी ज़रूरत को पूरा करते थे। जी। तो अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। आज भी मैं उनसे, कोई दिन ऐसा नहीं होता कि मैं उन्हें कॉल ना करूं। मुझे मज़ा नहीं आता लाइफ का, या नींद नहीं आती कि मैं उनसे बात करूं, मुझे सुकून आता है। जी। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे जो है वो कोशिश मेरे लिए शुरू की। मैंने एग्ज़ाम्स भी दिए, लेकिन आपको पता है वहाँ पे सिफारिश बहुत होती है। जी। और मुझे हम बड़े सीधे सादी फैमिली से बिलोंग करते थे, कोई इस तरह की नई चीज़ें थी। फिर मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि तुम एग्ज़ाम इसकी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करो। फिर मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम फेडरल का जो पास किया। एंड आई वाज ओनली वन गर्ल आउट ऑफ 650 पीपल, one girl and 5 boys. Wow. We were selected. Wow, very impressive. So that was, now another challenge was waiting for me. वो चैलेंज ये था कि मेरी पोस्टिंग इस्लामाबाद में हो गई। मेरी माँ जो दूसरे मोहल्ले में नहीं जाने देती थी, वो कहती कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मैं अपनी बेटी को जो है दूसरे शहर में जाने दूँ, अपनी आंखों से दूर जाने दूँ, माशरा ठीक नहीं है, ये खुद शादी कर लेगी, ये कुछ कर लेगी। तो मैंने अबू से कहा, मैंने कहा अब उन्हें भी आइडिया था कि किस तरह से इस लेवल तक पहुंच गई है जी, और इसको मिस करना स्टुपिडिटी होगी। बहरहाल वो एक बहुत बड़ा चैलेंज का फेज था मेरे लिए जी। कन्विंस किया गया, अम्मी को कन्विंस किया गया। फिर अम्मी के रिलेटिव्स थे पिंडी में, ओके उनके घर में अम्मी ने कहा कि ये यहाँ रहेगी, किसी हॉस्टल में नहीं रहेगी। और आप मेरे साथ प्रॉमिस करें कि आप इसका इसी साल में प्रपोजल ढूंढेंगे और इसकी शादी करेंगे। अच्छा। अदरवाइज आई एम नॉट सेटिस्फाइड बाय हर जॉब। तो अम्मी और अब्बू के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं होता था? आर्ग्यूमेंट होता था, लेकिन आपके बारे में? हाँ जी होता था। लेकिन मेरे वो बताया कि मेरी जो शील्ड थे मेरे फादर थे। जी वो संभाल लेते थे बात को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते थे। हस्बैंड वाइफ, आप भी वाइफ हैं, अब मैं भी वाइफ हूँ किसी की, तो हस्बैंड और वाइफ में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। हाँ। जब होते हैं तो जब कोई एक खामोश हो जाता है तो दूसरा थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है। अगर आप आर्ग्यू करेंगे तो फिर बात बढ़ती है, कम नहीं होती। तो मेरे वालिद साहब इस हवाले से बहुत समझदार हैं। अच्छा। अम्मी को टाइम देते थे कैथारसिस करने का, गुस्सा निकालने का, कि अम्मी गुस्सा निकाल लें, लेकिन एक जो काम पॉजिटिविटी में जा रहा है उसको होने देना चाहिए। जी। 2-4 दिन अम्मी नाराज़ रहती थी या अब्बू के साथ थोड़ा सा एक एटीट्यूड दिखाती थी, फिर अब्बू मना लेते थे, फिर उनको खाना खिलाने ले जाते थे और भी कभी कभी लॉन का सूट भी ले देते थे। माशाल्लाह आपके अब्बू कितना अच्छे हैं। बहुत ग्रेट हैं, बहुत ग्रेट इंसान है। वो इसलिए भी होता है ना, देखिए उनकी नेचुरल उनकी जो ट्रेनिंग हुई, क्योंकि पेरेंट्स सर पे नहीं थे, दो बहनों के इकलौती भाई थे। और उन दिनों की बात मैं आपको बता रही हूँ। आज मेरे वालिद साहब माशाल्लाह 78 ईयर्स ओल्ड हैं माशाल्लाह। तो आज से आप 80 ईयर्स पहले की बात मैं आपसे कर रही हूँ। जी। जब मेरे वालिद साहब पैदा हुए तो मेरी जो फुफ्फो थी दो, एक
जब वो 13 साल की थी तो उनकी शादी हो गई, 14 साल की थी तो दूसरी की शादी हो गई। तो मेरे वालिद साहब को नेचर ने पाला, उनके ताया जो थे उस वक्त उन्होंने पाला। तो ऐसे बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं अंदर से, वो मामलात को, हालात को बड़ी सेंसिटिविटी के साथ या तो वो स्पॉइल्ड हो जाते हैं या बहुत अच्छे निकलते हैं। तो मेरे वालिद साहब दूसरी कैटेगरी के थे, तो वो हमारी फीलिंग्स को इसलिए समझते थे कि वो गॉन थ्रू थे इन सारी चीज़ों से, एक्सपीरियंस करता था वो। तो ये सारी चीज़ें मेरी जब जॉब तक तो मेरे ये बहुत ज़्यादा हर्डल्स आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रूव किया कि मैं वो नहीं थी जो एक माशरे का हमारा सेटअप बना और लोग सोचते हैं कि बेटियों को, मैं एग्रीड हूँ, आज मैं भी माँ हूँ, लेकिन मैं आज भी सोचती हूँ, चूँकि मेरी बेटी कोई नहीं है, बेटे ही हैं, लेकिन फिर भी मुझे फीलिंग्स हैं कि माँ बाप बिल्कुल ठीक सोचते हैं। क्योंकि माशरा उस वक्त की जो बात मैं आपको बता रही हूँ, आज से 20-22 साल, उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जितनी आज है। तो कंट्रोल करना पड़ता है पेरेंट्स को और बच्चों की बेहतरी के लिए करना पड़ता है। उन्होंने मेरे साथ गलत कुछ नहीं किया, उन्होंने फूंक फूंक के कदम रखने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने चूँकि मेरे लिए सोचा हुआ था, तो आज मैं इस मुकाम पर हूँ उनकी वजह से। बिल्कुल। तो आपका शादी हुआ था, प्रपोजल आया था, तो शादी हो गया था पाकिस्तान में? जी, मेरी शादी पाकिस्तान में ही हो गई थी। मैंने आपको इस दौरान पे फिर ये हुआ कि आई वॉज स्टिल बैचलर। मेरे एक कोलीग हैं बहुत अच्छे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, और उनकी फैमिली बहुत नाइस है, यहीं पे है आजकल, कैलगरी में है वो। ओके। जमशेद साहब और उनकी मिसेस अनीसा। जमशेद साहब उस वक्त मेरे कोलीग थे, उनका ऑफिस स्टैटिस्टिक्स का था, हम लोग नीचे थे। तो वो बड़े ग्रेट किस्म के इंसान थे। वो उन्होंने उन दिनों इमिग्रेशन अप्लाई की थी कनाडा की, श्रीलंका से। उन दिनों में श्रीलंका से कैनेडियन इमिग्रेशन विद इन 1 ईयर हो जाती थी। अच्छा। वो हम जितने भी, हम सिर्फ मुझे नहीं, जितने हमारे कोलीग्स थे जो क्वालिफाई करते थे इस पीआर के लिए पॉइंट्स बेस पे, वो सबको कन्विंस करते फिर रहे थे, कर दो अप्लाई, कर दो अप्लाई। तो मेरी हंसी निकल जाती थी, वो मेरे पास बहुत मेरे पर प्रेशर डालते थे, हमारा कर दो अप्लाई, हमारा कर दो अप्लाई। तो मेरी हंसी निकल इसलिए जाती थी कि मुझे इस्लामाबाद आने की इजाजत नहीं है, मुझे कनाडा कौन जाने देगा। लेकिन वो एक जहां दीदा आदमी थे, मैरिड थे, उनकी अपनी 2 बेटियां थीं, और उस वक्त बच्चे छोटे थे, अब तो उनकी माशाल्लाह एक बेटी की शादी हो गई है। बड़े जहां दीदा इंसान थे, तो उनको पता था कि आज नहीं तो कल इसकी शादी तो हो ही जानी है, तो इमिग्रेशन कौन सा आज ही मिल जानी है। अप्लाई किया होगा तो अपनी फैमिली को भी साथ ले जाएगी। बिल्कुल। He took 1 year to convince me. अच्छा। 1 साल मेरे पीछे लगे रहे। फिर मैंने अपने वालिद साहब से बात की, उन्होंने कहा ठीक है अप्लाई कर दो, जब आएगा देख लेंगे, अभी कहाँ आना, लोगों को बड़ा टाइम लगता है। फिर उस दौरान मैंने और जमशेद साहब ने खुद मिलकर मेरी एप्लीकेशन मैंने तैयार की, और मुझे आज भी याद पड़ता है, अब तो अलाउड नहीं है ना, जो बम्बार्डमेंट हो रही है, जो भी टेररिज्म हो रही है, तो आप एम्बेसीज नहीं जा सकते। मैं खुद गई थी एम्बेसी अपना केस जमा करवाने। और मुझे ये भी याद है कि 17,000 रुपये उस वक्त एम्बेसी की फीस थी पाकिस्तानी। तो मैं अपने हाथों से फीस जमा करा के और एप्लीकेशन जमा करा के भूल गई। फिर मेरी शादी हो गई, फिर बहुत अच्छे तरीके से शादी हो गई मेरी, और फिर मैं अपने चक्कर में पड़ गई, फिर पहला बेटा आ गया। अच्छा। फिर वो मैं एक बहुत अच्छी ज़िंदगी एंजॉय कर रही थी। मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक कनाल का घर दिया हुआ था, सर्वेंट से, और ऑफिशियल गाड़ी भी थी, अपनी गाड़ियाँ भी थी। सारा एक, मैं जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो मेरे अंडर थी, और मैं 250 लोग जो थे उनको, वो मेरे अंडर काम करते थे। और जितनी आपकी जो क्रिकेट, स्क्वॉश और जितनी भी आपकी प्लेज हैं, उनके जो NOCs थे वो मैं इशू करती थी। दैट वाज अ वेरी एलीट टाइप ऑफ माई लाइफ। तो मैं कैसे सोचती कनाडा का। बिल्कुल। आई वॉज इंजॉइंग माई लाइफ। थकावट हो नहीं तो बाग में जाके बैठ जाना, और मेरे बाग में बहुत सारे, हमारे गार्डन में फलों के दरख्त लगे होते हैं, तो वो बड़ा इंजॉय करना। तो ऐसे सिनेरियो में जब आपको एक लग्जरियस लाइफ वहाँ मिली हो, तो फिर आप दूसरे सिचुएशन को ज़रा कम टाइम देते हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं पता तो करो कि तुम हमारी फ़ाइल कहाँ है। मैंने ना एक दिन गुस्से में क्या किया, चूँकि मैं ब्यूरोक्रेसी में थी, तो ब्यूरोक्रेट्स के साथ डायरेक्ट लिंक्स थे। फॉरेन ऑफिस में मेरे कॉलीग थे, मैंने उनको कहा मुझे कैनेडियन एम्बेसडर का ना डायरेक्ट फैक्स नंबर दो। उसने मुझे दे दिया। मैंने बड़ा बदतमीजी वाला खत उसको लिख दिया। बदतमीजी सेंस में लिख दी मैंने कि अपनी गलतियों का एतराफ़ करना चाहिए ना। मैंने उसको इस सेंस में बदतमीजी कहूँगी कि मैंने उसको बड़े धड़ल्ले से लिख दिया कि जब आपको डर ना हो तो आप बड़े धड़ल्ले से बात करते हैं। डर इस बात का कि
मैंने अगर उसको ये कह दिया तो मुझे शायद वीज़ा ना मिले, हु केयर्स, वो सिचुएशन में थी मैं कि हु केयर्स। मैंने उसको लिख दिया, मैंने कहा तो मैंने 2002 में अप्लाई किया है, टुडे इज़ 2007 जनवरी, और आपने मुझे इतनी दफ़ा ये कागज़ मांगे, ये डेट्स हैं, ये मैंने दिए हैं, मुझे आपने वीज़ा देना दे, नहीं तो कोई मसला नहीं है। मैंने ऐसे डायरेक्ट फिक्स कर दिया। डू यू बिलीव कि 18वें दिन मुझे ईमेल आई कि आपकी फ़ाइल जो है वो रेडी है, हमें आपके इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है, आप पासपोर्ट भेजिए, आपको वीज़ा लगाना है। आप क्वालिफाई, यू आर क्वालिफाइंग मोर देन पॉइंट्स। उस वक्त 76 पॉइंट्स होते थे जी, और मेरे 82 बन रहे थे जी। तो मैं अपने हस्बैंड से लड़ पड़ी, मैंने कहा आपने ये मुझे किधर लगा दिया, आ गया अब क्या करें। घर हस्बैंड खुश था कनाडा आने के लिए? ही वाज एक्साइटेड, ही इज बेसिकली जर्नलिस्ट। ओके और जर्नलिज्म वो कर रहे थे, वो अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहे थे वहाँ पे। लेकिन ये चार्म जो है ना, अभी मैं हनी जी से भी बात कर रही थी, ये एक चार्म होता है आने का जी। और टू बी ऑनेस्ट, जो वहाँ पे करप्शन है, माइंड की भी करप्शन है, आपके एक्ट्स की भी करप्शन है, आप थोड़ी थोड़ी देर बाद फेड अप होना शुरू हो जाते हैं। अब मैं इतनी ब्यूरोक्रेसी की हाई प्रोफाइल जॉब कर रही थी जी, लेकिन उसके बावजूद जब मेरा पहला बेटा पैदा हुआ तो मैंने अमेरिकन स्कूल में पता किया उसके एडमिशन का। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 15-16 ईयर्स अगो। तो उन्होंने मुझे बताया जी कि इसकी प्रेप की क्लास की 10,000 रुपीज़ फ़ीस होगी और 10,000 डोनेशन होगी, और 5,000 इसके आप ऊपर ख़र्चे लगाएं हर महीने के, जो हमने इसको आर्ट क्राफ्ट सिखाना है। अगर माँ की तनख्वाह उस वक्त 25,000 होगी एक माँ की, तो वो आप बताइए कि वो एक अच्छे स्कूल में बच्चे को तालीम कैसे दे सकती है। और एक नॉर्मल पाकिस्तानी जो इस तरह की चीज़ों से उसको अभी वो इन चीज़ों में इंजॉयमेंट में नहीं है जी, आप क्या वो इमेजिन कर सकते हैं कि अपने बच्चे को स्कूल इस तरह के स्कूल में भेजें? तो ये वो छोटे छोटे अटेम्प्ट्स होते हैं जो आपको मजबूर करते हैं कि आई शुड ट्राई अदर ऑप्शन। So that was the thing. Then we decided and we came here and I was expecting my second baby. Okay. जब हम यहाँ पर आए, अच्छा, फिर हम टोरंटो में आए, फिर वहाँ पर नहीं मेरी एक स्ट्रगल इंतज़ार कर रही थी जी जी जी। फिर मेरा दूसरा बेटा छोटा पैदा हुआ, फिर उसके बाद जिंदगी ने यहाँ जो जीरो से स्टार्ट किया तो आप फिर इमेजिन ही नहीं कर सकते आप। तो आपके कैसे था ट्रांजिशन फ्रॉम पाकिस्तान टू कनाडा? कुछ स्ट्रगल्स था? बहुत जी, बहुत। मेरी ज़िंदगी स्ट्रगल से भरी हुई है जी जी। मैं इसमें 12 मंथ्स का टाइम होता है जब आपका PR अप्रूवल हो जाता है विद इन 12। अब चूँकि मैं खुद भी अभी इस वक्त इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ, मैं आपको बाद में बताऊँगी इसके हवाले से। लेकिन इसमें ये जब आप PR आपको ऑफ़र हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से, तो विद इन 12 मंथ्स यू हैव टू लैंड इन कनाडा। ओके ओके। अगर आप लैंड नहीं करते यू आर अगेन ऑन ज़ीरो साइड। ओके ओके। तो मैं इस सिचुएशन में थी कि बड़ी ही क्रिटिकल सिचुएशन थी हमारे मिनिस्ट्रीज़ के लेवल के ऊपर, कुछ सीक्रेट्स के लेवल से वो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि वो हमारी सिक्योरिटी के पर्पस में। तो मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी। ओके ओके। माय सेक्रेटरी वाज नॉट अलाउइंग मी टू गो। तो बिल्कुल एट द एंड ऑफ द डे जब 1-1.5 महीना रह गया तो फिर मैंने उसको मेडिकल भेजा कि मैं आ नहीं सकती हूँ। उसने कहा मुझे पता है तुम कनाडा जाना चाहती हो। मैंने कहा हाँ मैं जाना चाहती हूँ, मुझे अपनी थोड़ा सा टांग का मुझे कोई अपॉइंटमेंट है और मैंने देखना है, अगर ना हुआ तो मैं वापस आ जाऊँगी। उसने कहा तुम प्रॉमिस करो कि तुम वापस आओगी और ज्वाइन करोगी। ये बड़े ऑनर की बात होती है क्योंकि वहाँ पर तो लोग बेचारे रुलते फिरते हैं जॉबों के लिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी बहुत दी जी। हमारे सेक्रेटरी जलील अब्बास साहब होते थे हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के, उनकी आदत थी, वो बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के आदमी थे जी। उनकी आदत होती थी कि वो सारे सेक्शन ऑफिसर्स को, हमारी उस वक्त टूरिज़्म, स्पोर्ट्स और एक हमारी कल्चर मिनिस्ट्री, ये तीनों इकट्ठी होती थी जी। और एक सेक्शन के 2-2, 3-3, 4 ऑफिसर्स होते थे। तो उनकी आदत थी कि वो हर फ्राइडे या वेडनेसडे को एक मीटिंग रखते थे सारे एसओस की, और उसमें बुला के तो डांट भी सामने पिलाते थे और शाबाश भी सामने देते थे। अब एक मैच्योर बंदा जो सेक्शन ऑफिसर है उसकी एक अपनी रिस्पेक्ट है, बाकी कोलीग से तो हाइड करके काम चला रहा है जी जी। लेकिन एक सेक्रेटरी बैठ के सारा आपको वहाँ पे खड़ा। तो वो मैं और एक मेरे कोलीग थे कमल जावेद साहब, वो हमने जब भी मीटिंग में जाना उन्होंने मेरी तरफ भी इशारा करना, अगर ये 2 लोग काम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो दैट वाज रिस्पेक्ट फॉर मी। तो वो इस पर्सपेक्टिव में मुझे सेक्रेटरी साहब कहते थे कि आप जाएंगी तो वापस नहीं आएंगी। मैंने कहा सर नहीं, मेरा सारा घर हर चीज़ सेटअप यहाँ पर है, तो आप मुझे प्लीज़
एटलीस्ट 2 मंथ्स की, या जो भी मेरा टाइम बची है मुझे छुट्टी दे दे, मैं इसका देख लूँ। अगर मेरी ट्रीटमेंट होती है, मैं बहुत चलने में मुझे प्रॉब्लम होता है। ही वॉज नॉट रेडी, बट मैंने फिर किसी से अप्रोच करवाया, जॉइंट सेक्रेटरी जो उनके बेहतरीन दोस्त थे, फिर मुझे छुट्टी मिली। फिर मैं टोरंटो आ गई। फिर मेरा बेटा, मैं अक्टूबर में आई टोरंटो में, मार्च में फिर मेरा बेटा पैदा हो गया छोटा। फिर जहन ने ये सोचना शुरू कर दिया कि अब जाऊंगी तो क्या करूंगी या कैसे, या सेटअप। अब दिल में ये भी था कि अगर इधर आती जाती रही तो ना इधर घर बनेगा ना उधर बनेगा। इस सोच में मैंने शरण 1 साल गुजार दिया। और फिर मुझे लेटर आना शुरू हो गए साल के बाद कि आपकी इतने टाइम के बाद डिप्टी सेक्रेटरी की प्रमोशन ड्यू है, आप आके ज्वाइन कीजिए अपनी, और अपनी प्रमोशन जो है उसको इम्प्लीमेंट करें। फिर बहुत सोच समझ के मैंने यहाँ से रेजिग्नेशन भेज दिया जी। दैट वाज अ बिग डिसीजन ऑफ माय लाइफ, लेकिन वो मुझे करना था। अगर वो मैं नहीं करती तो शायद मैं आज इधर भी सेट ना हो पाती और उधर भी सेट ना हो पाती। वो फिर मैंने रेजिग्नेशन जब भेज दिया, और फिर मुझे आइडिया हुआ कि अब मेरे हाथ खाली हैं, तो फिर मेरी स्ट्रगल दोबारा जागी अंदर से कि अगर एक डेवलपिंग कंट्री में तुम प्रूव कर सकती हो थोड़ी सी लिंपिंग के साथ, थोड़ी सी प्रॉब्लम के साथ, दिस इज़ अ ब्रॉड माइंडेड कंट्री, यू हैव टू प्रूव कि तुम अच्छे काम कर सकती हो यहाँ पे। अब आप मुझे एक क्वेश्चन ना भी पूछें, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी उन लोगों के लिए जिसमें मेरी सोसाइटी के लिए पॉजिटिविटी है। मैं 2 पॉइंट्स आपके साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहती हूँ। एक तो पहली ब्लेसिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर वो मुझे इंटरव्यू पे कॉल कर लेते, वो मेरी माइंड को नहीं उन्होंने पढ़ना था कि ये किस माइंड से, कैलिबर से ताल्लुक़ रखती है। उन्होंने मेरा फिजिकल अपीयरेंस देखकर मेरा इंटरव्यू करके मुझे उन्होंने PR देना था। उन्होंने सोचना था कि ये तो इसको तो इशू है, तो ये जाके सोशल सिस्टम्स पे बैठ जाएगी। उन्होंने मुझे शायद PR नहीं देना था। अल्लाह ने मेरी वहाँ मदद की, मैं आ गई। दूसरा चैलेंज मुझे मेरी सोसाइटी की तरफ से यहाँ पर मिला कि मेरी सोसाइटी ने, मैं बदकिस्मती कहूँगी इसको अपनी, कि हमारी सोसाइटी में नॉट 100% बट अभी भी 85% लोग ऐसे हैं जो कि हिडन डोर्स ढूंढते हैं, चोर दरवाजे ढूंढते हैं। कुछ करना नहीं चाहते लेकिन पैसे ढेर सारे चाहते हैं। कुछ करना नहीं चाहते लेकिन पूरी कैनेडियन लग्जरियस लाइफ लेना चाहते हैं। उनके माइंड ने मुझे ये कहा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों जॉब ढूंढती फिर रही हो? अल्लाह ने तुम्हें इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है, घर बैठो, सोशल सिस्टम सप्लाई करो, और स्पेशल जो लोगों को पैसे मिलते हैं वो लो अपनी। दैट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। मुझे रोना आता था कि मुझे लोग ऐसा क्यों समझते हैं। मैं काम कर सकती हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ, मुझे कोई फोर्स नहीं करता, मेरे हस्बैंड मुझे फोर्स नहीं करते। उन्होंने आज तक नहीं पूछा कि तुम्हारे पास कितने पैसे। मैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा करके पैसे वैसे निकालती रहती हूँ, अपना काम शाम सारा चलाती हूँ, लेकिन जहाँ उनको मैं फील करती हूँ कि मेरी ज़रूरत है, मैं सबसे पहले उनके साथ खड़ी होती हूँ जी। मतलब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मुझे कहीं से कोई प्रेशर नहीं है कि आप पैसे कमा के घर लाओ। मेरे हस्बैंड कहते हैं जिस दिन काम सेट हो गया, जो तुम थोड़ा बहुत करी मैंने तुम्हें छुड़वा देना है। मैंने कहा नहीं, ये आपको पता है ये मैं काम क्यों करती हूँ, मुझे खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। एनीवे, मैंने सोसाइटी के उन सारे लोगों को रिजेक्ट किया। मुझे जॉब टोरंटो में नहीं मिल रही थी। मैं रिसर्च इकोनॉमिस्ट के तौर पर भी मैंने काम किया। जब मैं पाकिस्तान में थी तो मेरा एक पेपर पब्लिश हुआ था वुमेन एम्प्लॉयमेंट के बारे में जी। वहाँ पे वुमेन एम्प्लॉयमेंट जो चैलेंजेस थे उनको मैंने एड्रेस किया था, और वो मेरा इंटरनेशनल एक हमारा ILO का निकलता था, मैगजीन निकलता था एवरी मंथ, उसमें मेरा पब्लिश हुआ था। वुमेन को मैंने एड्रेस किया था कि कैसी कैसी चैलेंजेस हम फेस करते हैं एक जॉब पे आने के लिए। तो उसके बाद वो मैं उस पर्सपेक्टिव में भी यहाँ खुश थी कि यहाँ पे मुझे किसी ना किसी इदारे में जॉब मिल जाएगी और मैं शुरू कर दूँगी। इंग्लिश वाज माशाल्लाह गुड फ्रॉम बिगनिंग, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम पास किए थे, मिनिस्ट्री में काम था और वहाँ पे होता ही इंग्लिश में है काम सारा। वो मेरा चैलेंज नहीं था, लैंग्वेज बैरियर नहीं था मुझे जी। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर ऐसे काम नहीं बन रहा, मुझे कोई $6-7 की भी जॉब ऑफ़र नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे मेरे साथ जो ट्रेजेडी थी या जो आप कह लें कि चैलेंज था कि लोग मेरी फिजिकल अपीयरेंस देख रहे थे, वो सोचते थे कि इसको तो चलना नहीं आता, ये काम क्या करेगी। हालांकि मैंने प्रूफ किया आने वाले सालों में कि मैं उनसे ज़्यादा काम करती हूँ जो चल सकते हैं नॉर्मल, और वो आपको मैं बताऊँगी उसका भी। एनीवे, मेरे हस्बैंड को उस दौरान फोर्ट मैकमरी में जॉब मिल गई। Another challenge for me। मेरा बेटा 1 साल का था छोटा जी, और बड़ा बेटा जो था मेरा 6 या 7 साल का था।
और दैट वाज वेरी टफ टाइम फॉर मी। आप अकेले थी? मैं बिल्कुल अलोन थी। हमारा कोई रिलेटिव कनाडा में अभी भी नहीं है, लेकिन अब जो आते हैं मैं उनको बताती हूँ कि मैं तुम्हारी रिलेटिव हूँ और मैं तुम्हें गाइड करूँगी। मेरी तरह ज़िंदगी के 5-6 साल मत ज़ाया करना, ये स्टेप्स लो, यू विल बी रेडी टू पेनिट्रेट योर सेल्फ इन द सोसाइटी। मैं कोशिश करती हूँ अब लोगों की मदद करने की। अनफॉर्चुनेटली मेरी किसी ने हेल्प नहीं की। हमारी कम्युनिटी का ये भी अलमिया है कि लोग आपको प्रॉपर गाइड नहीं करते कि फलाने इंस्टीट्यूट में जाओ या फलानी जगह जाओ, तुम्हें ट्रेनिंग होगी, तुम्हें जॉब मिलेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। एनीवे वो फिर हस्बैंड यहाँ पर आ गए, फिर वो मुझे कहते हैं कि अभी तुम रुक जाओ, मत ढूंढो जॉब। फिर 2-3 साल इसी तरह, बच्चा छोटा था मेरा, तो फिर घर में मैंने पीएचडी की ट्राई कर ली। मैंने कहा मैंने इंटरनेशनल रिलेशन में पीएचडी कर लेती हूँ मैं। उस दौरान मैंने डॉक्टर्स के साथ भी आके ये अपना जो प्रॉब्लम था इसको मैंने डिस्कस किया। डॉक्टर्स ने कहा इट इज़ टू लेट, यू आर आस्किंग अस के एक मरे हुए बंदे को जिंदा कर दो, इट्स ऑलरेडी टू लेट। आप कहती हैं तो हम टच कर लेंगे, लेकिन दैट इज़ नॉट गारंटीड कि जो आप थोड़ा बहुत चल रही हैं वो भी चल सकेंगी कि नहीं। आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट। मैंने कहा एज इट इज़ ठीक है, मैं लाइफ को बहुत अच्छा लेके चल रही हूँ। लोग मुझे जो कहते हैं कहने दे, हु केयर्स। मुझे पता है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, आप खुश हो, मैं खुश हूँ, मेरा अल्लाह खुश है, मेरे बच्चे खुश है, मेरे हस्बैंड सेटिस्फाइड है, आई एम हैप्पी। तो मैंने फिर इसको मैंने सरेंडर कर दिया। मैंने इस चीज़ को दोबारा नहीं सोचा। फिर उसके बाद पीएचडी के लिए जब मैंने अप्लाई किया तो टोरंटो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को अल्लाह ने मुझसे मिलवाया। ही वॉज वेरी नाइस गाय। मैंने उसको रिसर्च पेपर जब लिख के दिया, ही वॉज एस्टॉनिश्ड कि ये तुमने लिखा है। मैंने कहा हाँ जी लिखा तो मैंने, ये आप मान लें तो अच्छी बात है, क्योंकि टैलेंट है हमारे पास, लेकिन उसको हम कहीं मेंशन नहीं कर सकते हैं कि हमें प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते हैं। उसने कहा कि मेरे पास 2 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो मैंने पाकिस्तान और इंडिया में जाके तो मैंने एक्सप्लोर करना है, तो तुम मुझे असिस्ट करोगी? मैंने कहा व्हाई नॉट, आई विल। मुझे पीएचडी करनी है, एमफिल करनी, कहता है तुम मेरे साथ जुड़ जाओ। ओके। एंड किया मैंने प्रोफेसर्स की लिस्टें निकाली, उनकी ईमेल्स पे ईमेल्स डालती गई मैंने को 35 लोगों की ईमेल डाली और एक का रिस्पांस आ गया। Okay. So that is the thing for those who want to come in these kind of fields and they don't have any references. They should try at their own. Never surrender. Never ever surrender. Good advice. Very good advice. वो फिर ऐसे हुआ कि उन्होंने कहा कि जी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद को अपनी डिग्रीज भेजिए और इसको एवेल्यूएट कराइए। मेरी बैड लक शुरू हो गई। मैंने अपनी ओरिजिनल डिग्रीज भेज दी एंड दे misplaced them. All my degrees, MSc Economics, MSc, MA Political Sciences, my computer courses, my training courses, HRDC, HRM, HIV/AIDS, मैंने बहुत कोर्सेज किए थे ILO के साथ, लेबर मिनिस्ट्री के साथ, वो सारी उन्होंने मेरी मिसप्लेस कर दी। That was shocking for me. क्योंकि that is shocking in such a way कि मैं यहाँ बैठी हूँ और डुप्लीकेट कौन निकलवाएगा मेरे लिए। और डुप्लीकेट निकलवाना ऐसे ही है जैसे एक जुए शीर, जिसको आप शायद उर्दू में इतना ना समझती हूँ, एक चैलेंज को चैलेंज करना। जी ऐसे ही है। फिर मेरे भाई को अल्लाह ज़िंदगी दे, वो बेचारा वो जर्नलिस्ट है, वहाँ पाकिस्तान में मीडिया में है और टीवी के साथ है। उसको फिर मैंने रिक्वेस्ट की। इट टुक मी 2 years और जो खर्चा हुआ वो अलहदा, और मुझे डुप्लीकेट कॉपीज़ मिली। दैट वॉज अ टाइम व्हेन मेरा सेकंड सरेंडर हो गया कि मुझे पीएचडी अब नहीं करनी है। मैं डिसहार्टेड हो गई। मैंने कुछ और करती हूँ। फिर उस दौरान मैं एडमिंटन आ गई 2011 में। फिर मैंने 2-3 जगहों पे जब अप्लाई किया तो मुझे स्कॉटिया बैंक में जॉब ऑफर हो गई। फिर मैंने वहाँ पे एज ए टेलर शुरू किया। फिर मैंने स्टडी जारी रखी। फिर मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र बनी। फिर उसके साथ मैंने इंश्योरेंस का भी शुरू कर दिया। मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हूँ। लेकिन दिल में अभी भी तसल्ली नहीं थी। अभी भी ऐसे लगता था समथिंग इज़ मिसिंग। मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, कुछ मज़ा नहीं आ रहा। तो जनाब इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस थे। अगर आप कहेंगी तो मैं सारा दिन बैठ सकती हूँ, लेकिन आई नो दैट वी डोंट हैव सच टाइम। अब टू लम्प सम करते हुए मैं ये आपको बताती हूँ कि इस वक्त मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ, लाइसेंस्ड हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो सेटिस्फेक्शन थी वो इस तरह से ली कि मैंने एक कम्युनिटी की खिदमत करना शुरू की और लोगों को रास्ता बताना शुरू किया जो मुझे किसी ने नहीं बताया था। और मैं एज इमिग्रेशन कंसल्टेंट और फाइनेंशियल एडवाइज़र, अभी मेरा ऑफिस है यहाँ पर 91 स्ट्रीट के ऊपर, और मैं लोगों को सर्व कर रही हूँ। इसके अलावा पोइट्री की मेरी एक बुक है, वो भी कोविड की वजह से थोड़ा पेंडिंग हो गया, 1.5 साल चला गया। मेरा ध्यान रखना मेरी किताब का नाम है। हाँ जी, तो वो मैं पब्लिश के प्रोसेस में हूँ और एक छोटा सा नॉवल लिखने की कोशिश में हूँ। वो स्पिरिचुअलिटी पर है पूरा,
इश्क से इश्क तक कि वाह। मजाजी से हकीकी तक आप कैसे पहुंचते हैं। जी, जी। तो उसमें वो सारी स्टोरीज में डाल रही हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि उसको भी कंप्लीशन मिले। जी, जी। तो ये मेरी आजकल शुगल हैं जी। अच्छा, तो पोएट्री की आप थोड़ा हम व्यूअर्स के सुनाए दो कि आपके जी आप नज़म सुनना चाहेंगे? जी, जी, कि ये गज़ल नज़म। सुन जी। चले, जो बुक का उन्वान है मैं वही सुनाती हूँ जी, जी। आपको। जी मेरी बुक का उन्वान नाम है मेरा ध्यान रखना। ओके। मैं जाऊँ कहीं भी, मैं रहूँ कहीं भी, ये मैं अपने हस्बैंड के लिए कह रही हूँ। ओके। मैं जाऊँ कहीं भी, मैं रहूँ कहीं भी, देखो तुम अपना ध्यान रखना। ये तुम्हारे होंठ, ये तुम्हारी पलकें, इन्हें कभी भीगने ना देना। ये तुम्हारे हाथों की पोरें, ये तुम्हारे पाँव की उंगलियाँ, इन्हें कभी थकने ना देना। ये तुम्हारी रोशन आँखें और मोहब्बत के सुहाने ख्वाब, इन्हें कभी टूटने ना देना। ये तुम्हारी सजी संवरी जुल्फ़ें, इन्हें कभी बिखरने ना देना। क्योंकि तुम जानते हो ये सब कुछ मेरा है, इसलिए मेरे जाने के बाद देखो अपना नहीं मेरा ध्यान रखना। वाह वाह, क्या बात है। Thank you. Beautiful, Thank you so beautiful, much. absolutely beautiful. Humaira, thank you so much for being on our show. It's been a pleasure. Thank you for sharing your life आपका journey बहुत with us. शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और ये मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपसे मुलाकात करूं और थोड़ी बातें जो माशरे के लिए बेहतर साबित हो सकती हैं। जो लोग सरेंडर कर जाते हैं उनको आइडिया होना चाहिए कि सरेंडर नहीं, आपने रास्ता बनाना है। Bilkul, absolutely correct. Thank you so much. Thank you so much. And to all our viewers, thank you so much for all your love and support. For more Hani Walia shows, log on to our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much. Until next time, take care. Hey guys, this is Sharon Ali from Hani Walia shows. I am so excited to say that on June 1st of this year, we are celebrating our 1-year anniversary for Hani Walia shows. And to celebrate that anniversary, we are offering you 1 month free promotional for all your business needs, for any talk shows you'd like to have, to our viewers, all our followers. Take advantage of this wonderful, wonderful offer. Once again, to celebrate our 1-year anniversary with Hani Walia shows, take advantage of this 1 month free trial to all your business promotions. Thank you so much. Until next time, take care.